हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कंप्लीट MA NBA कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए पर चर्चा करेंगे या फिर वर्णन कीजिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं MA और BA में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका स्टेप बाय स्टेप। तो आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के उत्तर प्रत्येक जिले का जिला न्यायाधीश, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है जिसे हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया गया है। दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जब भी आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखिएगा तो इसे आपको लिखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया गया है। भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्ति के संबंधित विधि निर्माण यानी कि कानूनी निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। आगे देखेंगे नोट में, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश की व्याख्या की गई थी। दोस्तों, 1950 में भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखकर 1956 में बढ़ाकर न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई, और जैसे जैसे काम बढ़ा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई। जैसे 1960 में यह संख्या बढ़कर 14 हो गई, 1978 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 संख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का था। और वर्तमान में दोस्तों आप याद रखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संख्या कुल 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह किसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, राज्यसभा बनने के लिए 35 वर्ष है, अब लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 वर्ष है। उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की कोई व्याख्या नहीं की गई है। नियुक्ति हो
एक बार नियुक्ति होने के बाद उसके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। फर्स्ट नंबर पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर पॉइंट, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के तहत इसकी व्याख्या की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके अलावे उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी मिलती हैं। न्यायाधीशों का वेतन एवं मिलने वाले अन्य सुविधाएं उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब तक अपने पद पर रहेंगे उसके वेतन एवं अन्य सुविधा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करेंगे। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं तथा मतदान में भाग लेते हैं उसका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करें। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना रूप में भेजता है, तभी राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटाता है। आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। लास्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट नंबर, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यह निम्न मामले में प्राप्त है। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखते हैं, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरा नंबर पॉइंट, भारत संघ तथा कोई राज्य, अनेक राज्य और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद में। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें अनेक वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। दोनों पॉइंट देखेंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। दोस्तों, आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उच्च कोर्ट में अपील करते हैं और उनके फैसला से आप असहमत हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि आपकी अपील को वह सुने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। फर्स्ट नंबर संवैधानिक, 2 नंबर दीवानी और 3 नंबर फौजदारी।
तीसरा पॉइंट देखेंगे परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति किसी विवाद पर उसे अगर कोई चीज़ का दिक्कत है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत न्यायाधीश के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। 4 नंबर पॉइंट देखेंगे पूर्ण विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पूर्ण विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर ऐसा लगे कि किसी अपराधी को 10 साल का सज़ा दे दिया है, लेकिन उसे अगर ऐसा लगे कि नहीं सज़ा में हम उसे कम या बेसी कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 137 के तहत उसको सज़ा में कम या बेसी वो कर सकता है। आगे देखेंगे अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इस विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नज़ीर के रूप में पेश किया जा सकता है। 6 नंबर पॉइंट देखेंगे मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी कर सकता है। दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन? 1 में बंधी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 प्रतिषेध और डी अधिकार पुच्छक लेख और ई नंबर उत्प्रेषण। दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।